गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आपको उतना ही अच्छा लग रहा होगा जितना मुझे अच्छा लग रहा है। आप उतनी ही एक्साइटेड है वीडियो देखने के लिए जितना कि हम एक्साइटेड रहते वीडियो बनाने के लिए। कल हम लोगों ने जो पढ़ा उसके आगे हम लोग यहाँ देखते हैं, तो मुझे उम्मीद है संकेत के बारे में जानने का प्रयास किया था कल हम लोगों ने। आगे जानते हैं क्या होगा यहाँ पे। हाइड्रोजन का संकेत H होता है, नाइट्रोजन का संकेत N होता है, कार्बन का संकेत C होता है। ऐसे ही कुछ और भी तत्व हैं जिनके नाम से संकेत की जानकारी क्यों नहीं मिल पाती है। जैसे कि यहाँ पर आप समझिए, सोडियम का संकेत Na होता है क्योंकि इसका नाम नेट्रियम होता है। ये नाम जो है वो लैटिन नेम होते हैं सभी, ये सभी नेम जो हैं वो आपके लैटिन नेम होते हैं। ऐसे ही पोटेशियम का संकेत K होता है क्योंकि इसे कैलियम कहा जाता है। ऐसे ही आयरन का संकेत Fe होता है क्योंकि इसे फेरम कहते हैं। ऐसे ही आपका होता है कॉपर का संकेत Cu होता है क्योंकि इसे क्यूप्रम कहते हैं, क्यूप्रम कहते हैं। आपका टिन का संकेत Sn होता है क्योंकि इसे स्टेनम कहते हैं। ऐसे ही आपका सिल्वर का संकेत Ag होता है क्योंकि इसे अर्जेंटम कहते हैं। ऐसे ही गोल्ड का संकेत Au होता है क्योंकि इसे ऑरम कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप समझ रहे होंगे कि सोडियम का संकेत Na क्यों पड़ा, क्योंकि इसे नेट्रियम कहते हैं। पोटेशियम का संकेत क्यों पड़ा, क्योंकि इसे कैलियम कहते हैं। तो चूँकि कुछ ऐसे नाम होते हैं जिनके संकेत को पहचानना थोड़ा आसान होता है, कुछ ऐसे भी नाम होते हैं जिनके संकेत को पहचानना थोड़ा कठिन होता है। कई बार हम पूछते हैं कि पोटेशियम का संकेत क्या है क्लास में, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पोटेशियम का संकेत P बता जाते हैं, जबकि P संकेत फॉस्फोरस का होता है। तो इस तरह से शायद कुछ ऐसे स्टूडेंट जो अभी जो क्लास चल रही है इनका नाम ही इसे बेसिक केमिस्ट्री दिया गया है। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली क्लास चल रही है जो पीछे की क्लासों में या तो भूल चुके हैं या फिर आने वाले टाइम में 12th की क्लास में जब पहुंचेंगे तो ये बहुत सारी जानकारियां चूँकि उन्हें वहाँ मिलेंगी नहीं। अब चूँकि जो जानकारियाँ मिलेगी नहीं तो अब क्लास जब ले रहे होते तो क्लास में पूछ सकते थे, ऑनलाइन में शायद वो अपनी बात ना रख पाएँ। इसलिए बेसिक केमिस्ट्री की क्लास जो आपको दी जा रही है, यहाँ पर उम्मीद है कि शायद आप इन क्लासों से कुछ डाउट्स अपने क्लियर कर सकें। ये शायद आपने लिख लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके अतिरिक्त कुछ और भी ऐसे ही उदाहरण हैं जिनके नाम और संकेत में थोड़ा फर्क सा होता है। ऐसे ही आपका अगला जो है लेड देखने के लिए मिलेगा। लेड का संकेत होता है Pb क्योंकि इसे प्लम्बम कहते हैं, प्लम्बम कहते हैं। ऐसे आपका एंटीमनी का संकेत होता है Sb क्योंकि इसे स्टीबियम कहते हैं, स्टीबियम कहते हैं। ऐसे ही मरकरी का संकेत आपका Hg होता है क्योंकि इसे हाइड्राजिरम कहते हैं, हाइड्राजिरम HYDRAGYRUM। तो मुझे उम्मीद है आप लिख लोगे। ऐसे ही कुछ और हम यहाँ देख रहे हैं। एंटीमनी हो गया आपका टंगस्टन, टंगस्टन का संकेत आपका W होता है क्योंकि इसे वोल्फ्रेम कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है शायद आप ये ध्यान रखोगे। आज चूँकि सबसे पहले हम लोगों ने जाना कि किसी भी तत्व के संकेत जो आसानी से समझ में आते हैं, कुछ ऐसे संकेत जो आसानी से समझ में नहीं आ पाते हैं, वो आपको ध्यान रखने होंगे। ये बेसिक केमिस्ट्री में हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। आगे इसके बाद जो जानने का प्रयास करेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम लोग पीछे की क्लास में शायद आपको याद होगा पढ़ चुके हैं।
और वहाँ पढ़ा था कि एक परमाणु में 3 प्रकार के स्थायी कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें से शायद आपको अभी भी याद होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो नाभिक में रहता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के बाहर वृत्तीय पथों में चक्कर लगाता है, वृत्तीय पथों में चक्कर लगाता है। एक बार फिर से, परमाणु में 3 प्रकार के स्थायी कण होते हैं, इसमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन केंद्र में रहता है, इसे नाभिक कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के बाहर, इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के बाहर वृत्तीय बोहर के अकॉर्डिंग ही हम आपको बता रहे हैं, पथों में सर्कुलर पास में चक्कर लगाता रहता है। नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन जिन वृत्तीय पथों में चक्कर लगाता है, इन वृत्तीय पथों को ही कोश या सेल, कक्ष या ऑर्बिट कहते हैं, कक्ष या ऑर्बिट कहते हैं। जैसे आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका घर का नाम अलग होगा, स्कूल का नाम अलग और दोस्तों के बीच का नाम अलग होगा। ऐसे ही यहाँ भी हम लोग यहाँ देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जिन वृत्तीय पथों में चक्कर लगाता है, इन वृत्तीय पथों को कोश या सेल, कक्ष या ऑर्बिट कहते हैं, और जिनमें इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार से जो है वो चक्कर लगाता है, ये हम लोग यहाँ ध्यान रखेंगे। जिसमें नाभिक के जो पास वाला वृत्तीय पथ है इसे K कहा जाता है, इसके बाद वाला जो आपका पथ है वह L कहलाता है, इसके बाद वाला पथ आपका M कहलाता है और उसके बाद वाला पथ आपका N कहलाता है। ऐसे ही आपका OPQ भी होता है। चूँकि अभी हम लोग जो है वो 4 सेल के बारे में ही जानेंगे। नाभिक के पास वाले सेल को K कहा जाता है, उसके बाद वाले को L कहा जाता है, उसके बाद वाले को M और उसके बाद वाले को N कहा जाता है। अब शायद मुझे उम्मीद है आप जान गए होंगे कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर चक्कर लगाता है, जिनमें चक्कर लगाता है उन्हें सेल या कोश, कक्ष या ऑर्बिट कहा जाता है। और नेक्स्ट बारी आती है कि अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे कहा जाता है। ध्यान समझना, उम्मीद है आप मेरे साथ इसे लिख भी रहे होंगे। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होता है, मतलब इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होता है जिसके माध्यम से इलेक्ट्रॉनों का वितरण किया जाता है, वह ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। मतलब एक बार फिर समझ लीजिए, यदि हम इसकी परिभाषा बोलें तो कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। तो वो स्टूडेंट जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास शब्द के बारे में शायद जानकारी नहीं थी, तो वो बेसिक उम्मीद हमें है कि शायद आप यहाँ ध्यान रखोगे, कोशाओं में या कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होता है, यह जिसके माध्यम से किया जाता है वह ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉनों का वितरण कोशाओं में कैसे होता है, ये आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के माध्यम से सिखाया जाएगा। यह वितरण जो है वो 1921 में बोहर-बरी नामक वैज्ञानिक ने समझाया था। इसलिए इसे बोहर-बरी का नियम या बोहर-बरी का स्कीम भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनों का वितरण कक्षाओं में कैसे होगा, इसे 1921 में बोहर-बरी नामक वैज्ञानिक ने दिया था कि किस प्रकार से किया जाता है। ये कुछ हम स्कीम के माध्यम से या कुछ नियम के माध्यम से जानेंगे। अभी हम लोग जो है वो बेसिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। जैसे ही आपका सिलेबस स्टार्ट होगा वहाँ पे आपको पूरी जानकारी लिख लिया होगा, मुझे उम्मीद है। अब हम यहाँ जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के जो नियम हैं उन्हें किस प्रकार से समझा जाएगा। सबसे पहला नियम आता है कि किसी भी कोश में या किसी भी सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2n², मतलब किसी भी सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ये 2n² से निकालते हैं, जहाँ आपका n जो है वो सेल नंबर होगा, कोश की संख्या होगी, कोश की संख्या, जिसे हम एक टेबल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। अभी हम लोगों ने चूँकि इससे पहले जो ग्राफ बनाया तो वहाँ आपने देखा होगा, सबसे पहले सेल कौन सी है, सबसे पहले सेल कौन सी है, K, उसके बाद L, उसके बाद M और उसके बाद N, जिसमें K आपका पहले नंबर पे है, L आपका दूसरे नंबर पे है, M आपका तीसरे नंबर पे है और N आपका चौथे नंबर पे है। अब यदि हम इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन निकालने का प्रयास करें, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने का प्रयास करें, तो किस में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे,
के में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ये इसके निकालने के लिए आपका सूत्र होता है 2n²। के पहले नंबर पे है तो आपका हो जाएगा 2 × n, n का मतलब सेल का नंबर क्या है 1, तो आपका 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 1 ही रहेगा, और यदि हम 1 का 2 में गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 2। l आपका दूसरे नंबर पे है तो 2 × अब चूँकि l का नंबर दूसरा है तो आपका 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर यदि हम देखेंगे तो 4 का यदि हम 2 में गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 8। m आपका तीसरे नंबर पे है तो हो जाएगा 2 × तीसरे नंबर पे है तो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9, 9 का 2 में गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 18। ऐसे n आपका चौथे नंबर पे है, शायद मेरी बात आप समझ रहे होंगे। 2n यहाँ n कोष की संख्या है, शायद आपको ये इमेज याद होगा, ये नाभिक था, उसके बाद में k पहले नंबर पे, l दूसरे नंबर पे, m तीसरे नंबर पे और n चौथे नंबर पे। तो उसके बाद यदि हम n में निकालें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाएंगे तो आपका हो जाएगा 2 × n, n का मान है यहाँ पे 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 का 2 में गुणा करेंगे 32। तो बोहर-बरी के अकॉर्डिंग पहला जो आपका नियम कहता है कि k में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 भरे जाएंगे, l में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 भरे जाएंगे, m में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 18 भरे जाएंगे और n में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 32 भरे जाएंगे। तो आप इसे लिख लीजिए। ऐसे ही हम लोग यहाँ दूसरा नियम जानने का प्रयास करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्लास लेते हुए, क्योंकि जब क्लास नहीं लग रही थी नेगेटिव एनर्जी आ रही थी बहुत कई, तो नेगेटिव एनर्जी में कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, इंसान का कॉन्फिडेंस ही उससे आगे ले जाता है। अब जो क्लास लगातार ले रहे हैं तो पॉजिटिव एनर्जी आ रही, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। कॉन्फिडेंस भी जो पहले चूँकि बेहतर नहीं था वो शायद उम्मीद कर रहे हैं कि बेहतर जो हो रहा है। और बाकी हम लोग यहाँ दूसरा नियम जानेंगे। दूसरा नियम कहता है कि सबसे पहले k में इलेक्ट्रॉन भरेंगे और जब आपका k पूरा भर जाएगा तब आपका l में इलेक्ट्रॉन भरना प्रारंभ करेंगे। l में जब इलेक्ट्रॉन पूरे भर जाएंगे तब हम m में इलेक्ट्रॉन भरना प्रारंभ करेंगे। मतलब कि रेगुलर हमें वर्क करना होगा ऑर्डर में। सबसे पहले हम k में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, जब k आपका पूरा हो जाएगा तो हम l में भरेंगे और l जब पूरा भर जाएगा तब हम m में भरेंगे। उदाहरण हम आपको देते हैं, जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो k, l, m और n, और चूँकि इलेक्ट्रॉन आपका एक ही होगा क्योंकि जितना परमाणु क्रमांक होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप 1 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। दूसरा उदाहरण कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास k, l, m और n, आपका परमाणु क्रमांक 6 है। इलेक्ट्रॉन यदि इनका वितरण करोगे तो सबसे पहले 2 भरे जाएंगे और इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, 6 में से 2 भर दिए, कितना बचा 4, वो आपने 4 लिख दिए। ऐसे ही सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, जो अभी आपको याद होगा सोडियम का संकेत Na क्यों पढ़ा, ये हम लोगों ने आज क्लास में पढ़ा था। तो यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो आपका हो जाएगा k, l, m और n, और यदि हम यहाँ देखेंगे तो सबसे पहले 2 भरे जाएंगे, याद होगा आपको अभी अच्छी तरह से। उसके बाद में 8 भरे जाएंगे, 2, 8, 10, क्योंकि मेरे पास 11 है, इलेक्ट्रॉन 1 बचेगा तो वो 1 इसमें भरा जाएगा। तो मुझे उम्मीद है ऐसा समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होता है। आपका होमवर्क है 1 से लेकर 30 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बनाना होगा। आप व्हाट्सएप पे मुझे भेजेंगे, इससे कि मुझे ये देखने के लिए मिल जाएगा कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो लगातार मेरी पूरी क्लास ले रहे हैं और साथ में मेरे साथ वो होमवर्क जो हम दे रहे हैं वो कर रहे हैं। जैसे परमाणु क्रमांक किसी ने 1 से लेकर 30 तक भेजे नहीं मुझे, और ना किसी ने ये कहा कि परमाणु क्रमांक याद किए नहीं। सबसे पहले वीडियो में भी हमने बोला था। अब उम्मीद करेंगे शायद आज वाला होमवर्क आप जो है व्हाट्सएप पे मुझे भेजेंगे। नियम नंबर 1 था कि सबसे पहले किस में इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाएंगे, वो आपको बताया गया। नियम नंबर 2 ये कहता है कि सबसे पहले k में भरेंगे, उसके बाद में l। नियम नंबर 3 क्या कहता है ये हम लोग यहाँ देखेंगे। नियम नंबर 3 कहता है कि आप किसी भी परमाणु की बाह्य कोश में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे। किसी भी परमाणु की आउटर मोस्ट सेल में आप 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे। कुछ उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। जैसे कि पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19, यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएं तो आप इसका बनाएंगे k, l, m और n, आपका हो जाएगा 2, 8 और 9। अब चूंकि नियम ये कह रहा है कि भैया 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भरे नहीं जाएंगे, हमने 9 इलेक्ट्रॉन भर दिए, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका सही नहीं होगा, क्योंकि आपने इसमें बाह्य कोश में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन 9 भर दिए। तो सही क्या होगा? सही आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा
के, एल, एम और एन। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 2, उसके बाद भरे जाएंगे 8, उसके बाद भरे जाएंगे 8 और 1 इलेक्ट्रॉन आप उसके अगली सेल में ले जाएंगे 1। अर्थात पोटेशियम का जो सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह 2, 8, 8 और 1 होता है। ऐसे एक उदाहरण हम आपको और दिए दे रहे हैं। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो आपका हो जाएगा के, एल, एम और एन। सबसे पहले 2 भरेंगे, फिर 8 भरेंगे, फिर 10 भरेंगे। यदि आप नियम नंबर 2 के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। यहाँ देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन आपने कितने भर दिए 10, अर्थात आपको सारे ही नियम का ध्यान रखना होगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ कितने हैं 10, जबकि नियम नंबर 3 ये कहता है 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन भरे ही नहीं जाएंगे। इसका मतलब आपका यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी सही नहीं है। सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका होगा के, एल, एम और एन। सबसे पहले हम 2 भरेंगे, फिर 8 भरेंगे, फिर 8 भरेंगे, 2, 8, 10, 8, 18। चूँकि आपके पास 20 इलेक्ट्रॉन है तो आप 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। ये क्लास मुझे स्टार्ट करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, उसका कारण क्या था? कारण ये था कि आप में से वो स्टूडेंट जो 12th के हैं उन्हें ये चीज़ें 9th, 10th, 11th में पढ़ाई जाती है। अब किसी कारणवश आपने वो क्लासें ले नहीं पाए या चूक भूल गए। जब आप 12th में आएंगे तो ये सारे टॉपिक जो है आपको बेसिक आने चाहिए, और वहाँ यदि ये नहीं आएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ से समझ में नहीं आएंगी। अब जब समझ में नहीं आएंगे तो कई सारे डाउट्स होंगे जो शायद आप वो क्लियर ना कर पाएँ। इसलिए ये क्लास फिलहाल आपको बेसिक केमिस्ट्री के रूप में दी जा रही है। उम्मीद है शायद आप समझ गए होंगे। नियम नंबर 1 कहता था कि सबसे पहले किस में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। नियम नंबर 2 कहता है कि आप सबसे पहले के में भरेंगे, उसके बाद एल में भरेंगे। ऐसे आगे भी जारी रहेगा। नियम नंबर 3 ये कहता है कि किसी भी परमाणु की बाह्य कोश में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाएंगे। लिख लिया होगा मुझे उम्मीद है। आप में से कई सारे स्टूडेंट रेगुलर क्लास ले रहे हैं, बहुत जल्दी कमेंट ग्रुप में आने लगते हैं कि सर टाइम हो गया, आप वीडियो भेजिए। इसका मतलब आप रेगुलर क्लास मेरी बहुत अच्छे से ले रहे हैं। और नियम नंबर 4 क्या कहता है? नियम नंबर 4 ये कहता है कि किसी भी परमाणु की बाह्य कोश में आप 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं भरेंगे जब तक उसकी पिछली कोश फुलफिल्ड या पूर्ण ना भरी हो। मतलब कहने का तात्पर्य, आप बाह्य कोश में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं भरेंगे जब तक कि उसकी पिछली कोश पूर्ण ना भर जाए। मतलब जब ये पूरी भर जाएगी उसके अंदर वाली सेल, तब ही आप बाहर 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भर पाएंगे। यदि किसी को लगे उदाहरण हम यहाँ दिए दे रहे हैं। स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक होता है 21। आप यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएं तो आपका हो जाएगा के, एल, एम और एन। यहाँ आप भर देंगे 2, 8, 8 और 3, जैसा कि अभी पोटेशियम और कैल्शियम में बनाया था। उसके अकॉर्डिंग आप बनाएंगे तो आपका हो जाएगा 2, 8, 8 और 3। जबकि अब आपने ये देखिए, यहाँ आपने 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं और 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं, जबकि इसका पिछला सेल पूर्ण भरा ही नहीं है, क्योंकि इसमें 18 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। मतलब आप समझिए, स्कैंडियम में आपने 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं जबकि उसका पिछला कोश पूर्ण भरा ही नहीं है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही नहीं है। इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, स्कैंडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका होगा के, एल, एम और एन। आप भरेंगे 2, 8 और बाह्य कोश में आप भर देंगे 2। 2 क्यों भर देंगे? क्योंकि आप 2 से ज़्यादा तब तक भर ही नहीं पाएंगे जब तक उसकी पिछली कोश में 18 न भर जाएं, क्योंकि एम में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 18 भरे जाते हैं। तो आप काउंट करिए, 2, 8, 10 और 2, 12, 2, 8, 10 और 2, 12। आपके पास है 21। इसका मतलब 9 शेष बचा, वो आप 9 भर देंगे एम में। ऐसे ही कुछ उदाहरण हम आपको और दिए दे रहे हैं जो आप ध्यान रखेंगे। मैग्नीज का परमाणु क्रमांक होता है 25। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप बनाएंगे तो आपका हो जाएगा के, एल, एम, एन। आप भरेंगे 2, 8, 2। अब चूँकि आपके पास 25 है, 13 बचा, आप 13 भर देंगे इसमें। ऐसे ही आप कोबाल्ट का यदि बनाएंगे परमाणु क्रमांक 27। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप बनाएंगे के, एल, एम और एन। और मुझे उम्मीद है कि शायद यदि हम इसका ना भी बनाएं और इसके बाद यदि हम जिंक का ना भी बनाएं तो भी मुझे लग रहा है शायद आप ये कर लोगे, क्योंकि होमवर्क में आपको 1 से लेकर 30 तक बनाना होगा। 2 इसमें भर दिया, फिर इसमें 8 भर दिया,
फिर इसमें 2 भर दिया, अब आपके पास 27 हैं, 27 में से 2 8 10 और 2 12 15 बचा, वो आप इसमें भर देंगे। जिंक का यदि आप यहाँ देखेंगे तो आपका हो जाएगा K L M और N, यहाँ आपका हो जाएगा 2 8 2 और जिंक का परमाणु क्रमांक होता है 30, इसका मतलब 18 बचा। अब 18, अब जब इसमें 18 भर गए हैं तो जिंक के बाद जो आपका 31 वाला आएगा गैलियम, वहाँ आप उसमें 3 कर सकते हैं, चूँकि अभी हम 30 तक ही आपको होमवर्क के रूप में दे रहे हैं। तो एक बार फिर हम जल्दी से चारों नियम जानने का प्रयास करेंगे। पहला नियम क्या था, किसी भी परमाणु की बाह्य या किसी भी परमाणु में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाएंगे, K L M N में 2 8 18 और 32, ये जानने का प्रयास किया। नियम नंबर 2 था कि सबसे पहले हम K भरेंगे, उसके बाद L भरेंगे, उसके बाद M। नियम नंबर 3, बाह्य कोश में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना होगा। नियम नंबर 4, 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं भरे जाएंगे जब तक उसका पिछला कोश पूर्ण नहीं भर जाएगा। अब इतने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 2 आपके अपवाद भी हैं। पर डे क्लास में कुछ ना कुछ हम ऐसा छोड़ देते हैं जो आपको अगली क्लास का इंतजार कराए। कल हमने बोला था संकेत पढ़ाएंगे, आज हमने आपको संकेत पढ़ाए और आज हम आपको छोड़ रहे हैं कि आगे क्या पढ़ने के लिए मिलेगा। इतने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में एक कॉपर और क्रोमियम, ये 2 ऐसे तत्व हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने नहीं बनाया क्योंकि ये आपके अपवाद हैं। अब ये अपवाद वाला कॉन्सेप्ट क्लियर तब होगा जब आपको सबसेल या उपकोष के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम सिखाएंगे। SPDF 1s2 2s2 शायद कुछ स्टूडेंट को आते भी होंगे और यदि कुछ को नहीं आते तो आपको अगली क्लास में जो है वो पढ़ने के लिए मिलेगा। एक बार फिर से आपको हम कल की या अगली क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे कि उपकोष या 1s2 2s2 के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाया जाता है। तो मुझे उम्मीद है आज की क्लास आपको जो है वो समझ में आई होगी। आज हमने आपको 2 बिंदुओं पर चर्चा की, नंबर 1 तत्व का संकेत और नंबर 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपका होमवर्क है 1 से लेकर 30 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो आपको बना के व्हाट्सएप पे भेजना होगा। और फिर भी इसमें कोई किसी तरह का डाउट रह गया हो, मेरा ये पूरा प्रयास रहता है आपको बेहतर तरीके से समझाया जाए। अभी हम लोग बेसिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बाकी जैसे ही ये ऐप आएगा, भारत कमिंग सून लिखा हुआ है, तो वहाँ जैसे ही आपको ये मिलेगा बहुत जल्दी आपको वहाँ से पढ़ने के लिए मिलेगा। थैंक यू, शेष कल।